कॉलेज में नए एडमिशन चल रहे थे और अंतिम वर्ष के छात्र आतुर थे कि नए मुर्गे आएं और हम उनकी क्लास लें। रात को खाने के बाद सभी प्रथम वर्ष छात्रों को बुलावा भेजा गया स्पोर्ट्स ग्राउंड में पहुंचने का। फाइनल ईयर छात्र आज उनकी रैगिंग लेने वाले थे। हालांकि ये अब बहुत लाइट रह गई क्योंकि इसके लिए बहुत सख्त कानून आ गए हैं, मगर फिर भी जैसे कानून आने के बाद भी दहेज बंद नहीं हुआ क्योंकि अब वो रिवाज का हिस्सा है, ऐसे ही रैगिंग भी इंजीनियरिंग की शुरुआत का रिवाज है। विशाल बचपन से फिल्मों का शौकीन था। उसने अपना कैरेक्टर किसी फिल्मी हीरो जैसा बना रखा था। वो फाइनल ईयर का डॉन था। हिंदी फिल्मों ने युवा पीढ़ी के दिमाग में गोबर भर दिया है। वो हीरो हीरोइन देखने के बाद या फिर उसके चक्कर में ज़िंदगी की हकीकत से दूर हो जा रहे हैं। खैर, ये मेरी व्यक्तिगत राय है। विशाल दाहिना हाथ की 2 उंगलियों के बीच सिगरेट दबाए जैसे कोई शेर शिकार को घूरता है, वैसे ही नए छात्रों को घूर रहा था। तभी उसने पहली बार उसे देखा। शांत झुकी हुई नज़र। खूबसूरत लड़कियों की कमी नहीं थी विशाल की ज़िंदगी में, मगर उसे देखकर ऐसा लगा जैसे ज़िंदगी के अथाह समुद्र में भटकती हुई नाव को किनारा मिल गया हो। 1 सेकंड में कबीर सिंह की कहानी विशाल की ज़िंदगी में चलने लगा या फिर उसके नज़रों के आगे गुजर गई। सिगरेट नीचे फेंक कर उसे जूते के नीचे कुचल कर विशाल उसकी ओर बढ़ा। क्या नाम है तुम्हारा? सोनम शर्मा, हिचकते हुए बोली। आवाज़ में डर झलक रहा था। तुम्हें यहाँ किसी से घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा। अगर किसी ने परेशान किया तो बोल देना विशाल की दोस्त हूँ, मगर मैं तो विशाल को जानती नहीं। हे भगवान, मेरा नाम ही विशाल है। ओह, माफ़ कीजिएगा। नहीं, कोई बात नहीं। वैसे क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? अभी तो मैं आपको जानती नहीं, क्या पता। मुझे लगता है हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं। सोनम झुकी नज़रों के साथ हल्के से मुस्कुराई। विशाल भी उसे देखकर मुस्कुराया। हम दोस्त बन सकते हैं अगर आप किसी के रैगिंग ना लो तो। इतना सुनना था कि विशाल ने सबका ध्यान खींचते हुए जोर से बोला, सुनो भाई सब, अब की बार कोई रैगिंग नहीं होगी और जिसने मेरी बात ना मानी तो मैं उसकी रैगिंग लूँगा। समझ गए सब? सारे नए बच्चे अब हमारे दोस्त हैं। अगले दिन विशाल पूरा दिन उसे ढूंढता रहा। उसने कई लड़कियों से पूछा सोनम शर्मा के बारे में, पर अभी सब नए थे तो कोई उसको जानता ही नहीं था। शायद विशाल बड़ा परेशान था। फर्स्ट ईयर की हर क्लास में ढूंढा पर वो ना दिखी। रात डिनर के वक्त कैंटीन में भी ढूंढा पर वो ना दिखी। खाने के बाद सिगरेट सुलगाते हुए बाहर निकला, तभी बास्केटबॉल कोर्ट के बाहर किनारे बनी चेयर पर बैठी हुई दिखी। अरे, तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें दिन भर ढूंढ रहा था। हर किसी से पूछा, किसी को नहीं पता था तुम्हारे बारे में। पता है मुझे कितनी चिंता हो रही थी तुम्हारी। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, आज थोड़ा तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वैसे आप मुझे ढूंढ क्यों रहे थे? ऐसे ही। ऐसे ढूंढना अच्छी बात नहीं है। वादा करो आज के बाद मुझे कॉलेज टाइम में नहीं ढूंढोगे। लेकिन अगर तुमसे बात करनी हो तो इस वक्त इस जगह पर मिल जाऊंगी मैं। मगर इतने अंधेरे में अकेले क्यों बैठी हुई हो? अच्छा लगता है। वैसे भी मेरी ज़िंदगी अंधेरे में ही गुजरी है। अब तो इन अंधेरों से दोस्ती हो गई है। क्या मतलब, ज़िंदगी में अंधेरा? फिर सोनम ने अपनी दर्द भरी दास्तान बता दी। कैसे बिन ब्याही माँ ने उसे समाज के ताने सुन सुनकर पाला। कैसे ज़िंदगी भर दर दर की ठोकर खाकर वो उस माँ ने अपनी बेटी को पाला। कैसे अपनी प्रतिभा के दम पर सोनम ने स्कॉलरशिप प्राप्त की। माँ के सपने को पूरा करने के लिए वो बीमार माँ को अकेला छोड़ यहाँ रहकर पढ़ाई कर रही है। वो बोल ही रही थी कि विशाल व्हाट्सएप पर मैसेज देखने लगा और ये देखकर वो नाराज़ हो गई। मुझे दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा नफ़रत है तो इस फ़ोन से, इसलिए मैं अपने पास फ़ोन नहीं रखती। मैं आपको दोस्त समझकर अपने दिल की बात कह रही हूँ और आप है कि फ़ोन में बिजी हो। वो कह ही रही थी कि विशाल ने तुरंत अपना फ़ोन जेब में रखा और बोला, अरे नहीं, माफ़ करो, मैं सुन रहा था तुम्हारी बात। अगर तुम्हें फ़ोन से नफ़रत है तो आज के बाद जब भी तुमसे मिलने आऊँगा फ़ोन नहीं लेकर आऊँगा। प्रॉमिस। अब प्लीज़ नाराज़ मत हो। ठीक है, मैं आज दूसरी ही बार आपसे मिली हूँ और ऐसे बात कर रही हूँ जैसे अजीब सा थोड़ा नहीं लग रहा। पहली बात तो अब हम दोस्त हैं, मुझे आप ना कहा करो। दूसरी बात, मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा कि आज हम लोग दूसरी बार मिल रहे हैं।
ऐसा लगता है तुम्हें कई जन्मों से जानता हूँ। बस बस अब शायरी मत करो। वैसे लगता तो मुझे भी ऐसा ही है जैसे आपको पहले से ही जानती हूँ। उसके बाद वो दोनों हर रात उसी जगह मिलने लगे। कभी कभी वो रात को विशाल की बाइक पर घूमने भी निकल जाते। हॉस्टल के किसी गार्ड की हिम्मत नहीं थी जो विशाल को रोक सके। 26 फरवरी को विशाल का जन्मदिन था। एक दिन पहले दोनों रात 12 बजे तक साथ बैठे। सोनम विशाल को विश करने वाली पहली बनना चाहती थी और विशाल भी। तुम कल शाम पार्टी में आओगी? तुम लड़के लोगों की पार्टी में मैं क्या करूँगी? अरे इस बार खाना पीना कुछ नहीं है। मैं तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाना चाहता हूँ। नहीं नहीं, दोस्तों से फिर कभी मिलूँगी। कल मैंने कुछ खास प्लान किया है तुम्हारे लिए, कुछ ऐसा जो तुम 7 जन्म तक नहीं भूल पाओगे। ऐसा क्या है? कल ही पता चलेगा। अब तो बेसब्री बढ़ती जा रही है। कल के दिन के बजाय सीधे कल की रात आ जाती तो बेहतर होता। इतनी बेताबी ठीक नहीं है। कल मिलते हैं। ठीक है, इंतज़ार रहेगा। अगला दिन विशाल के लिए सदियों के बराबर था। जैसे तैसे दिन गुजरा, लेकिन शाम तो गुजर ही नहीं रही थी। दोस्त पार्टी के लिए आए, मगर आज किसी चीज़ में मन ही नहीं लग रहा था विशाल का। बस निपटा दिया उनको भी। आखिर 10 बजे और विशाल जो 8 बजे से ही तैयार बैठा था, नियत स्थान पर पहुंच गया। सोनम पहले से ही उसका इंतज़ार कर रही थी। अरे तुम पहले आ गई थी? हाँ, फिर बेसब्र तो मैं भी थी तुम्हारे बराबर ही। बताओ क्या सरप्राइज़ है आज? यहाँ नहीं, चलो कहीं जाना है। दोनों बाहर निकले। आज तुम्हारी मोटरसाइकिल मैं चलाऊंगी। क्या तुम चलाओगी? मजाक कर रही हो? तुम्हें चलाना भी आता है? हाँ मुझे आती है। रहने दो, तुम बताओ, मैं ले चलूँगा। क्यों, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? भरोसा तो है, मगर गिर गए तो? तुम हो ना साथ में। जब तुम साथ होते हो तो मुझे कुछ भी डर नहीं लगता। अब बहस मत करो और चाबी मुझे दो। इस बात पर तो विशाल निउत्तर हो गया। उसने चाबी सोनम को दी और पीछे बैठ गया और सोनम ने बुलेट भगाना शुरू किया। हाईवे पर बाइक जैसे उड़ रही थी। इतनी तेज मत चलाओ, तुम्हें डर नहीं लगता? क्यों, तुम्हें डर लग रहा है क्या? नहीं नहीं। फिर सोनम कहती है, पता है तुम्हारे साथ मेरा ऐसे ही उड़ने का मन करता है। तो विशाल कहता है, तो किसने मना किया है? उड़ लो, लेकिन जाना कहाँ है? सोनम कहती है, तुम्हें दुनिया से दूर ले जा रही हूँ, सबसे चुरा कर। विशाल, तो ले चलो ना, किसने रोका है? अभी घंटा भर ही हुआ था और मोटरसाइकिल जंगल के इलाके में पहुंच गई थी। नीचे सड़क भी नहीं दिख रहा था। ये कौन सी जगह है? दिल्ली के पास इतना घना जंगल है, मुझे तो पता ही नहीं था। सोनम, चुपचाप बैठो और इंतजार करो, हम बस पहुंचने ही वाले हैं। इस बार सोनम की आवाज़ में सख्ती थी। पहली बार वो जैसे डांट रही थी। मोटरसाइकिल जंगल के बीच भी गोली की रफ्तार से भाग रही थी। विशाल की धड़कन भी बुलेट की तरह धक धक धड़क रही थी। तभी एक झटके से ब्रेक लगा। इतना जोर का झटका था कि वो मोटरसाइकिल पूरी तरह से घूम गई। जंगल के बीचों बीच एक बड़ा सा खंडर था जिसमें लाइट चमक रही थी। कोई पुरानी हवेली थी शायद, जिसे दुल्हन की तरह सजाया हुआ था। ये कौन सी जगह है? विशाल ने कहा। सोनम, ये हमारा सीक्रेट अड्डा है, अब हम यहीं रहेंगे। देखो तो सही, मैंने इसे कितने अच्छे से सजाया है, चलो अंदर चलकर देखते हैं। सोनम ने विशाल का हाथ पकड़ा। उसकी पकड़ में इतनी ताकत थी जैसे कोई हट्टा कट्टा पहलवान हो। वो विशाल को लगभग खींचती हुई अंदर ले गई। अंदर से हवेली दुल्हन सी सजी थी। स्वर्ग की कल्पना अगर किसी ने की हो तो ये आज वैसे ही लग रही थी। विशाल हवेली का जायज़ा ले ही रहा था कि कोई चीज़ उसके सिर पर पीछे से टकराई और वो बेहोश हो गया। उसे जब होश आया तो बर्फ़ सा ठंडा पानी उस पर पड़ा। वो जंजीरों से बंधा हुआ था। सोनम सामने खड़ी थी, पर वो प्यारी सोनम नहीं थी। उसे देखकर हिम्मती से हिम्मती आदमी भी घबरा जाए। आखिर कौन थी सोनम? कहाँ ले आई थी विशाल को? क्या होने वाला था उसके साथ? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए इस कहानी को पूरा अंत तक जरूर सुनिएगा। ये क्या कर रही हो तुम? कौन सी जगह है ये? देखो, मुझे छोड़ दो। मुझे ऐसे मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मजाक तो मुझे भी पसंद नहीं है। बिरजू, बिरजू, मैं विशाल हूँ। सोनम, तुम पागल हो गई हो क्या? देखो, मेरे पापा हाई कोर्ट में जज हैं, तुम बच नहीं पाओगी। ये सुनकर सोनम जोर से हंसती है और उसकी हंसी के तुरंत बाद पूरा जंगल विशाल की चीख की आवाज़ से गूंज उठता है।
सोनम उसके दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली किसी टॉफ़ी की तरह चबा रही थी। विशाल लगभग बेहोश हो चुका था दर्द की वजह से। पूरी रात सितम की हदें पार होती रही। विशाल की कई उंगलियां उखाड़ कर सोनम खा गई। उन जगहों से रिश्ते खून को भी वो बीच बीच में चाट कर साफ कर देती। बाहर सियारों के रोने की आवाज़ जो विशाल की चीखों से मानो सुर मिलाकर रो रहे हो। विशाल कब बेहोश हुआ उसे भी पता नहीं चला। दरअसल इंसान के दर्द सहने की एक हद होती है, उसके आगे वो होश खो देता है। हवेली की टूटी छत से आ रही धूप सीधे उसके चेहरे पर पड़ रही थी। जब उसने आंख खोली, आधा दिन गुजर चुका था। उसने मदद के लिए चिल्लाना शुरू किया। पूरा दिन वो चिल्लाता रहा मगर कोई ना आया। ऐसा नहीं है कि उसकी आवाज़ किसी ने ना सुनी हो। गांव के चरवाहों ने चीखने की आवाज़ें सुनी, मगर इस पुरानी हवेली से अक्सर ही अजीबोगरीब आवाज़ें आती रहती थी। इसलिए उनकी हिम्मत ना हुई इस ओर आने की। आज तक जो भी उधर गया वो बचा नहीं, ये बात सभी जानते थे। एक बार फिर शाम ढली और सोनम फिर उसके सामने थी। आज उसके साथ जंगली कुत्ते थे और हाथ में एक हंटर था। वो जोर से हंटर मारती और जब विशाल चीखता तो कुत्ते उस पर झपट कर उसे नोचते। उसके पैरों का मांस जगह जगह से कुत्ते उधेड़ चुके थे और पीठ हंटर की चोटों से बुरी तरह घायल थी। मगर सोनम उसकी जान ना लेना चाहती थी। उसे तो जैसे कोई खिलौना मिल गया था खेलने को, और वो इस खेल को और लंबा चलाना चाहती थी। उधर हॉस्टल से विशाल गायब था। पूरे कॉलेज में हड़कंप मच गया था। इंस्पेक्टर अभिमन्यु सिंह मामले की जांच कर रहे थे। उसके दोस्तों के मुताबिक विशाल का कुछ दिनों से व्यवहार बदला बदला सा था। वो दोस्तों से कम बातें करता था। बास्केटबॉल ग्राउंड में आधी आधी रात तक अकेला बैठा रहता था। अक्सर बियर बार या नुक्कड़ पर सिगरेट पीता पाया जाने वाला विशाल इस बार गोलगप्पे खाते देखा जाता था। किसी लड़की से चक्कर था उसका शायद। कुछ छात्रों ने लड़की के साथ देखा था उसे, पर वो उस लड़की को नहीं जानते। विशाल के कमरे से उसका फ़ोन बरामद हुआ। कॉल हिस्ट्री खंगाली गई पर कुछ हाथ ना आया। मगर आखिरकार मेहनत रंग लाई जब उसकी डायरी पुलिस के हाथ लगी। डायरी में जिक्र था सोनम शर्मा, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट का। मगर मज़े की बात ये थी कि पूरे कॉलेज में सोनम नाम की 4 लड़कियां थीं, मगर उनमें से किसी का भी सरनेम शर्मा नहीं था और कोई भी फर्स्ट ईयर की छात्रा नहीं थी। ये वो लड़कियां भी नहीं थी जिसके साथ विशाल को देखा गया था, और क्योंकि ये पुरानी छात्राएं थीं, विशाल इन्हें पहले से ही जानता होगा। इसलिए प्रथम वर्ष की सभी छात्राओं की कॉल डिटेल्स भी खंगाली जा रही थी। इधर विशाल की ज़िंदगी उल्टी गिनती गिन रहा था। जीने की उम्मीद छोड़ खुद को सोनम के जुर्म के आगे सौंप चुका था कि आज उम्मीद ने एक किरण दिखाई। गांव का एक शरारती लड़का बिट्टू, जो अपने पिताजी की शर्ट की जेब से 500 रुपये चुराकर बहुत सी खाने की चीज़ें खरीदकर इन्हें इधर छुपाने आया था। वो अक्सर ऐसा करता था क्योंकि इस हवेली में कोई और कभी नहीं आता था। पिताजी की बीड़ी चुराकर भी वो यहीं छुपाता था और यहीं उनके धुएं से छल्ले भी बनाता था। वो हवेली में दाखिल हुआ। उसे देख विशाल जैसे फिर से जी उठा। विशाल ने उसे आवाज़ लगाई। बिट्टू ने जैसे ही विशाल को देखा, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। बचपन से हवेली में भूतों का बसेरा होने की बातें सुनी थी, और आज विशाल भी किसी भूत से कम तो नहीं दिख रहा था। बिट्टू पहले भागा और बेतहासा भागा, फिर अचानक रुका क्योंकि भूत उसका पीछा नहीं कर रहा था। तो वो वापस मुड़ा और हिम्मत कर फिर हवेली की तरफ बढ़ा। वो हिम्मती लड़का था। ये हवेली उसका गुप्त ठिकाना थी। आज तक उसने यहाँ भूत नहीं देखा था और उसे पता था कि शैतानी शक्तियों की ताकत दिन में कम होती है, तो उसने रिस्क लिया। वो विशाल के पास गया और उसने देखा कि विशाल बंधा हुआ था, तो उसकी हिम्मत बढ़ी और उसके सामने गया। बेटा बेटा मुझे खोल दे प्लीज़। कौन हो तुम? तुम ज़रूर भूत हो। नहीं, मैं आदमी हूँ। मेरी जेब में पैसे हैं, मैं तुझे पैसे दे दूँगा, मुझे खोल दो प्लीज़। बिट्टू सोच में पड़ गया। अगर ये भूत हुआ और इसने मुझे पकड़ लिया तो? फिर सोचा, मगर भूत तो जीन्स नहीं पहनते हैं। आखिर उसने निर्णय लिया और विशाल के समझाने का असर भी था कि वो विशाल को खोलने को राजी हो गया। मगर जंजीर तोड़ना आसान काम नहीं था। 4 घंटे की मेहनत के बाद वो जंजीर तोड़ी जा सकी। विशाल अब आज़ाद था। विशाल ने बिट्टू से सड़क का रास्ता पूछा
और लड़खड़ाता उस ओर बढ़ चला। वो पैसे देना भूल गया था और बिट्टू भी मांगना भूल गया था। वो गांव की ओर भागा। विशाल की जो हालत थी, किसी बस वाले ने या गाड़ी वाले ने उसे नहीं बिठाया। ऐसी हालात में कौन उसे बैठाता? दिन बस ढलने को था। विशाल की जो हालत थी, कोई आदमी इस हाल में चल भी ना पाए, मगर ये तो मौत का खौफ था जो विशाल को चला रहा था। आखिर शाम 7 बजे एक गाड़ी उसके इशारे की ओर रुकी। गाड़ी में 3 पंजाबी लड़के थे जो टूर पर निकले थे। अब विशाल को पता चला कि वो झारखंड में था। सोनम कुछ ही देर में मोटरसाइकिल को दिल्ली से झारखंड ले आई थी। विशाल ने उन्हें पूरी कहानी कह सुनाई। उसने फ़ोन पर घर संपर्क करने का प्रयास किया, मगर नेटवर्क ना होने के कारण कुछ ना हो सका। अंधेरी सुनसान सड़क पर गाड़ी सरपट भाग रही थी। अचानक जंगल का सन्नाटा एक चीख सी आवाज़ से टूटा। विशाल जो बेहोशी की हालात में जा चुका था, अचानक जागा। सामने सड़क पर सोनम खड़ी थी। विशाल हड़बड़ाती आवाज़ में बोला, ये वही है हरजीत सिंह, 28 वर्ष का सिख युवक जो गाड़ी चला रहा था। उसने एक्सीलरेटर जोर से दबाया। हम जानते हैं सिख अक्सर ही बहादुर होते हैं और शरणागत की रक्षा करना अपना धर्म समझते हैं। गाड़ी लगभग 150 की गति से सोनम से टकराई। गाड़ी की धज्जियाँ उड़ चुकी थी। चारों तरफ गाड़ी और उसमें सवार लोगों के चिथड़े बिखरे हुए थे। विशाल को सोनम गाड़ी से बाहर निकाल चुकी थी। वो रात विशाल की आखिरी रात साबित हुई। अगले दिन अखबार में अज्ञात वाहन से टकराकर 3 पंजाबी युवकों की मौत की खबर थी। विशाल की गाड़ी में होने का किसी को आभास तक न हुआ। इधर बिट्टू भी घर जाने के बाद से भयंकर बीमार पड़ा। गांव के वैद्य ने बताया उस पर चुड़ैल का साया है। पूजा की गई। रक्षा हेतु अभिमंत्रित जल पिलाया गया, पर वो बच नहीं सका और सोनम एक बार फिर हवेली छोड़ निकल पड़ी अपने दूसरे शिकार की तलाश में। कौन थी सोनम? क्यों विशाल को मारना चाहती थी? उसका अगला शिकार कौन होगा? क्या इंस्पेक्टर अभिमन्यु कभी इस गुत्थी को सुलझा पाएगा? क्या उस तक पहुंच पाएंगे वो? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए इस कहानी का दूसरा भाग जरूर देखना। और इस कहानी का दूसरा भाग आप तभी देख सकते हो जब आप इस चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब करोगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इस कहानी के दूसरे भाग के साथ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपके पास भी कोई भूतों से रिलेटेड कहानी है या खुद की कोई एक्सपीरियंसेस है, हॉरर स्टोरी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है digitaldiva001। मैं आपकी कहानियों को आवाज़ ज़रूर दूंगी।